सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा के तहत कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने आखिरकार कार्यक्रम घोषित कर दिया। कल हमने दिल्ली चुनाव के संदर्भ में बातचीत की थी। आज सुबह सुबह खबर आई कि चुनाव आयोग पत्रकार वार्ता कर रहा है। समझ में आ गया कि आज दिल्ली के चुनाव का ऐलान हो रहा है। दोपहर 2 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बता दिया कि दिल्ली में लोगों को फिर से तथाकथित तौर पर अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। अपनी सरकार तथाकथित हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि इस सरकार की अधिकार संपन्नता को लेकर तमाम सवाल उठ खड़े रहते हैं। पर बहरहाल जैसी भी सरकार है उसे चुनने के लिए चुनाव आयोग ने विधिवत कार्यक्रम घोषित किया है। दिल्ली जो अर्ध राज्य के तौर पर पहचानी जाती है क्योंकि यहां पर पूर्णकालिक राज्य का दर्जा ऐसे नहीं है। यहां पर 70 सदस्यीय विधानसभा है। इस 70 सदस्यीय विधानसभा में किसी समय भाजपा का कब्जा था, पर 1998 की पराजय के बाद से दिल्ली भाजपा के लिए बहुत दूर हो गई। बीच में 15 साल कांग्रेस को मौका मिला। कांग्रेस में शीला दीक्षित ने 15 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, लेकिन उनके कार्यकाल के आखिरी दौर में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और इन आरोपों को हवा देते हुए अरविंद केजरीवाल नामक शख्स पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और बाद में राजनेता के रूप में सामने आ गया। उन अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक नया राजनीतिक दल का गठन किया गया जिसे आम आदमी पार्टी के रूप में पहचाना गया। पहले चुनाव में ही आम आदमी पार्टी ने दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल की हैसियत दिल्ली विधानसभा में हासिल की और साल भर के भीतर ही जब फिर चुनाव हुए तो एक छत्र अपना राज स्थापित किया। 70 में से 67 सीटें और जब दोबारा 2020 में चुनाव हुए तो 70 में से 62 सीटें। 15 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस इन 2 चुनावों में शून्य के आंकड़े पर टिक गई। अब एक बार फिर जब चुनाव का ऐलान हो गया है तो हम इस सवाल के साथ आपके बीच में हैं कि दिल्ली जंग तूफानी किसकी राजधानी। भारतीय जनता पार्टी को यह पराजय बहुत सालती है। अब नरेंद्र मोदी अमित शाह के रहते हुए भी दिल्ली एक बार फिर हार गए तो भाजपा क्या मुंह दिखाएगी। कांग्रेस एक बार फिर नई उम्मीदों के साथ मैदान में जाने की कोशिश में है और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए बेकरार है। आतिशी भले ही अभी मुख्यमंत्री हैं, परिणाम कुछ भी आए पर उस परिणाम के साथ आतिशी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, ये आज ही तय है। इस रोशनी में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा विचार सूत्र इन परिस्थितियों को लेकर कुछ यूं है कि जिंदगी में हर चीज को आजमाना पड़ता है या देखने के लिए क्या वे कारगर है। रे ब्रैडबरी अमेरिकी लेखक ने यह कमाल की बात कही थी, हर चीज को आजमाना पड़ता है। भाजपा को भी आजमाया, कांग्रेस को भी आजमाया और आम आदमी पार्टी को भी आजमाया। किसने? दिल्ली के मतदाताओं ने। अब किसको आजमाएगा दिल्ली का मतदाता, सवाल है ना। सबको तो आजमाए हुए। तो इसे अपने जहन में रखते हैं, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हमारे साथ में है। मूलतः ताल्लुक हरियाणा से रखते हैं पर हरियाणा ने दिल्ली में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी थामी हुई है भाजपा की, इसलिए वीरेंद्र जी हमारे साथ में है। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत संजीदा किस्म से अपनी बात रखते हैं, हमारे साथ हैं। वैभव श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। प्रधानमंत्री जी आपदा बुलाते हैं तो वैभव जी कितनी परेशानी में जानने में हमारी दिलचस्पी। और इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से करते हैं। हर जगह जीत पर दिल्ली में हार, कितना डर सता रहा है इस बार, थोड़ा बताएंगे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी। डॉक्टर हिमांशु जी, इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमको कहीं कोई डर नहीं सता रहा। हम पूरी तैयारी के साथ दिल्ली को, देश की राजधानी को आपदा से मुक्त कराने के लिए इस चुनाव के दंगल में उतर रहे हैं। अतीत में जो हुआ उस पर मुझे नहीं लगता कि अब चर्चा करने की कई लंबी चौड़ी गुंजाइश है। चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम दिल्ली के मतदाता के सामने सीधे सपाट इस भाव के साथ जा रहे हैं, विनम्रता के साथ, कि आपने इनको जो छलिया आपको बड़े बड़े सपने दिखा करके और भांति भांति की
अनेक रंगों की तस्वीरें दिखा करके सत्ता में आए, आपने उनको खूब परख लिया, खूब देख लिया और उनके वो रंग भी देख लिए जो उन्होंने छिपा रखे थे, उनके गिरगिटिया अंदाज भी देख लिए। अब क्योंकि वे देखे परखे जा चुके हैं और उन्होंने दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर स्वयं को एकदम नाकामयाब साबित कर दिया है, तो दिल्ली को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ और विकास की गाड़ी को तीव्र गति से सही दिशा में ले जाने वाले दल के साथ खड़ा होना चाहिए। इस निवेदन के साथ हम जनता के सामने जा रहे हैं। तो वीरेंद्र चौहान जी, 2-3 सवाल है आपसे। इतने डरे डरे से क्यों है, इतने सहमे सहमे से क्यों है? अब आप देखो कि लोकसभा में आपने कितनी दबंगाई के साथ अपने प्रत्याशी घोषित किए थे कार्यक्रम से पहले, पर यहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी। जिस कांग्रेस को आजकल आप किसी लायक नहीं समझते, वो कांग्रेस भी तकरीबन 48 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी। पर भारतीय जनता पार्टी इतनी मशक्कत के बाद कुल जमा 29 उम्मीदवार दे पाई, उसमें भी जिसको छलिया बता रहे हो, जिसको धोखा देने वाला बता रहे हो, उस पार्टी से आए हुए लोगों को ही अपना टिकट देकर मैदान में कोई उम्मीद देख रहे हो। क्या कहते हो चौहान साहब? इस बार भी दूर। हिमांशु जी सुनिए ना, एक तो ये जो आप दूसरी बार आपने कह दिया कि हम कहीं डरे हुए हैं, हम डरे हुए नहीं हैं। हम तो चुनाव जीतने की मारक रणनीति के साथ मैदान जंग में हैं। हाँ, प्रत्याशी कब कैसे कितने घोषित करना ये रणनीति का एक हिस्सा होता है। उसमें मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की भय आशंका को देखे जाने की गुंजाइश है। रही बात कुछ लोग उधर से आ गए और हमारे यहां प्रत्याशी हो गए, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और भारत का संविधान और कानून भी मानता है कि लोगों को अपनी विचारधारा में परिवर्तन करने का, गलत जगह से उठकर सही जगह जा बैठने का और वहां खड़े हो जाने का अधिकार देता है ना कानून, भारत का संविधान। लेकिन जिनको आप गलत लोग बताते हो उनको अपने यहां पे जगह क्यों दे देते हो भाई? आप तो गलत लोग बताते हो ना इनको। सब मैं ये कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी छलिया थी, छलिया है, इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं। लेकिन वहां से कोई सुधरने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के कारवां में शामिल होता है, हमारे विचार, हमारी विचारधारा। चलिए एक विषय पर और पूछते हैं वीरेंद्र जी, आपने ये कहा कि आप दूसरी बार कह रहे हो आप डरे हुए हैं, मैं तीसरी बार कहता हूं आप डरे हुए हैं। आपके नेताजी बोल रहे हैं, शीर्ष नेता बोल रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बदल दो, आप निश्चिंत रहो, हम कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। अब जिस पार्टी को, जिस सरकार को आप छलिया बता रहे हो, उस सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संदर्भ में जनता को आश्वस्त कर रहे हो, बदल दो भाई, हम इन योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। ऐसा आप किस डर से कह रहे हो? कि आप वहां भय देख रहे हैं, वहां आशंका देख रहे हैं, तलाश रहे हैं, जहां इसकी कतई कोई गुंजाइश नहीं है। आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्यों के चुनावों में भी किस तरह से फेक और फर्जी नैरेटिव के आधार पर कांग्रेस, उसके एलाइज इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, ये लोगों को गुमराह करते रहे हैं। इसलिए कहीं अगर ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि भाई जो अच्छे काम किसी ने किए हैं या जो कोई योजना चल रही है उसको बंद करने का डरावा कोई दिखा रहा है, कोई छलावा उस तरह का फेंकने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा मदद करो वीरेंद्र सिंह चौहान जी, कौन कौन से अच्छे काम हो रहे हैं, कौन कौन सी अच्छी योजनाएं चल रही हैं? मैं ये कह रहा हूं कि भारत में सरकारें वो ऐसे नहीं होता कि एक सरकार आज है, कल दूसरी सरकार आएगी तो उसकी सारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में चलती हैं और अधिकांश योजनाएं सहज स्वाभाविक रूप से वो कंटिन्यूटी में चलती है। जहां कहीं सुधार की गुंजाइश होती है वो होता है। अब अगर कोई अरविंद केजरीवाल या उसके मित्र कांग्रेसी जो वैसे नूरा कुश्ती लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कोई इस तरह का छल फैलाने की कोशिश करें, भ्रम फैलाने की कोशिश करें, कोई मृग तृष्णा क्रिएट करने की कोशिश करें, देखियो भाई कभी ये योजना बंद हो जाए, जैसे लोकसभा के चुनाव में संविधान बदल देंगे, संविधान नहीं रहेगा, आरक्षण नहीं रहेगा, ये छल फैलाया गया कि नहीं?
हमारे आपके सामने फैलाया गया। दिल्ली में जो सीआरए का कानून था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, उस पर आपने देखा कि किस तरह से यह कहकर के छल फैलाया गया कि यह नागरिकता का संशोधन का कानून बन गया तो इस देश के सारे मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की नागरिकता चली जाएगी। ये इस तरह के छल होते हैं ना भारत की राजनीति में। देखो चौहान साहब, देखो मैंने कितना ईमानदार सवाल किया था ना। आपने कहा देखो हम कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। हमने आपसे पूछा वो कौन सी योजना है जिनके संदर्भ में आप कह रहे हो कि हम बंद नहीं करेंगे, पता तो चल जाए ना। आपने उत्तर नहीं दिया। देना चाहेंगे? मैं ये फिर कह रहा हूं, कुछ भी जो दिल्ली को, देश को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है वो स्वाभाविक रूप से कायम रहेगा। वो स्वाभाविक रूप से कायम रहेगा। वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारी मदद नहीं करना चाहते। किसको अच्छा बताते हैं? बोले आपकी तो मदद कर देंगे, पर आम आदमी की मदद करने के लिए थोड़ी बैठे वीरेंद्र चौहान जी। तो मेरे साथ में डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं। अजय उपाध्याय जी, किस बात को याद करें? 15 साल तक राज किया दिल्ली में, इसको याद करें, या 2 चुनावों में खाता तक ना खुल सका, इसको याद करें? किस बुनियाद पर इस चुनाव में उम्मीद करें? घोषित हो गया चुनाव, क्या कहते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा प्रश्न है। 15 साल को याद करें या इस 10 साल को याद करें, ठीक है, कांग्रेस पे जो भी चीजें हो, बट सच तो यह है कि जो शीला जी की सरकार थी, इस राज्य को, दिल्ली चूंकि एक सिर्फ राज्य नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली अपने आप में एक देश का विचार है। मैं मानता हूं जिस तरह से दिल्ली विविधताओं में एकता, विभिन्न संस्कृतियों का संगम यहां है और एकत्व में अनेकता का जो भाव यहां पैदा होता है, ये दिल्ली सांस्कृतिक धरोहर भी है, धार्मिक सद्भाव का एक प्रतीक भी है। और दिल्ली में हर समुदाय के लोग, गरीब अमीर, सब एक साथ रहने का यहाँ पे एक अलग तरह का परंपरा रहा। उसमें हमारी सरकार जो 15 साल रही शीला जी की, शीला जी ने इस दिल्ली के विकास में अनेकानेक योजनाएं चलाई। सड़क हो, पानी की बात हो या ट्रांसपोर्ट की यातायात की बात हो, सब में कहीं ना कहीं उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया और दिल्ली के बजट को सरप्लस बनाकर रखा। 10 साल में ठीक कहा डॉक्टर साहब ने, छलने का काम किसी ने किया तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिल्ली वालों को पहले झूठ प्रचार किया, भ्रष्टाचार की झूठी कहानी बनाई और खुद शीश महल में रहने चले गए। मफलर और चप्पल पहनकर आए, वैगन आर के ड्राइविंग की बात की और धीरे धीरे जो है मर्सिडीज बेंज को भी आगे पीछे छोड़ दिया। शीश महल 51 करोड़ से ज्यादा का बना लिया खुद के लिए। पर एक बात जरूर है साथ में, जिस तरह से हमारे भाजपा के साथी ने कही बात, अरविंद केजरीवाल ने छला, मां जमुना को छला, इस प्रदेश के सांसों को, लोगों के सपनों को छला, सांसों में जहर फैलाई। और वाकई सच्चाई है, न पानी रहा रहने लायक, न सड़क रही चलने लायक, यातायात का कोई भरोसा नहीं और सिर्फ झूठ बोला। पर बताइए ना, कौन कह रहा है ये बात? डॉक्टर साहब जो भाजपा के हमारे साथी हैं, आपने तो ठगने का काम किया। पूरा देश देखा आपको। 15 साल की 10 साल की सरकार आपकी देश में रही और दिल्ली में भी बहुत सारे जो आपकी कानून व्यवस्था की स्थिति है, महिलाओं के अपराध की बात करें तो नंबर 1 दिल्ली है पूरे देश में, सभी शहरों में। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मेरा एक सवाल है आपसे। ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सम्मान में इतने सारे शब्दों का आपने प्रयोग किया, आनंद आ गया, पर यह जानकर मुझे बड़ा अचंभा है कि ऐसे दगाबाज तथाकथित तौर पर राजनीतिक दल, ऐसे अपराधों के संदर्भ में आरोपी सम्माननीय अरविंद केजरीवाल के साथ 4 महीने पहले आपने चुनाव क्यों लड़ा? जब दिल्ली के साथ ठगने का काम जिस व्यक्ति और पार्टी ने किया, उसके गले में बांह डालकर दिल्ली के गलियों में आप 4 महीने पहले क्यों घूमे? ये सवाल चैन में आता है। उत्तर के लिए आपके पास एक अक्सर आता है। डॉक्टर साहब वाकई जबरदस्त सवाल है आपका और यही आम जनता का सवाल हमसे है और सवाल वाजिब है और उसी का उत्तर मैं देने वाला था, लेकिन आपने जो है विराम लगा दी थी।
भाजपा प्रवक्ता जो छलने की बात कह रहे थे, मैं अब कहता हूं कैसे ठगने का काम भाजपाइयों ने किया पूरे देश में। कहा था ना रुपया कितने रुपए पर आ जाएगा डॉलर के मुकाबले, आज रुपया कहां है। पेट्रोल और डीजल का दाम क्या होगा, आज कहां है। काला धन तो आ ही गया, पूरा देश काला धन से जो है अब उजला हो गया। 15 लाख रुपए की तो बात ही छोड़िए। बुलेट ट्रेन पर डॉक्टर साहब आप भी दिल्ली आते होंगे या देश में भ्रमण करते होंगे तो जरूर घूमते होंगे। हवाई जहाज में चप्पल वाले को चढ़ाने की बात थी, हवाई जहाज का क्या रेट कर दिया और कितना टिकट का दाम है, देश के लोग देख रहे हैं। अब रेलवे में चढ़ने लायक लोग नहीं रह गए, छोड़ा इन्होंने। तो महंगाई से, बेरोजगारी से देश को खत्म करने का काम किया। ये ठगने वाले लोग थे और ठगने वाले को पहले सबक सिखाना जरूरी था। छलने वाले को तो हम इस बार छलनी कर देंगे दिल्ली में। और ये सबको पता है कि दिल्ली में देश को जिसने ठगा उसको दिल्ली में भी जगह नहीं मिलेगी और दिल्ली को जिसने छलने का काम किया उसको भी जगह नहीं कहीं मिलने वाली है। डॉक्टर जो बात है, कहानी तो कुछ और है। आप तथाकथित तौर पर ठगने वाले को ठीक करने के लिए छलने वाले के साथ चले गए 4 महीने पहले। इसके बावजूद भी जनता ने आपको नकार दिया। 70 में से 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली और छलिया को और आपको मिलकर कुल 18 सीटों के अंदर जो है बढ़त मिली। लोकसभा के आंकड़े की बात करें तो 7 की 7 सीटों पर पानी भी नहीं मांगे आप लोग दोनों साथ चल के। अपनी स्थिति को लेकर कुछ दीनता का बोध हो रहा है आपको? हम कहीं भी ना खड़े हैं और फिर भी हम अड़े हैं। डॉक्टर साहब वाकई सच्चाई को आपने व्यक्त किया और इसको अस्वीकारा नहीं जा सकता। हमने जो रणनीति अपनाई ठगने वाले को छलने वाले से मारने की, संभवतः जनता ने देखा कि नहीं ये ठगने वाला भी उतना ही है और छलने वाला तो उससे भी बड़ा बुरा है। इसीलिए इस बार दिल्ली में हम लोगों ने कहा नहीं भाई, इस छलने वाले को भी अब दूर करना होगा और हमने अपने को अलग रास्ता अपनाया है। वो रास्ता जो दिल्ली को सुंदर बनाने का होगा, जो दिल्ली को कचरा मुक्त बनाने का होगा, जो दिल्ली के सपनों को जीने के लिए सांसों पर। डॉक्टर अजय कैसे भरोसा करें आपकी बात पर? वो आपके पार्टी के बहुत बड़े नेता है, नाम जानते हैं आप, अजय माकन उनका नाम है। वो अजय माकन ने ऐलान किया था मैं कॉन्फ्रेंस करूंगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। पता नहीं कौन सी ताकत आई, वो कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हो पाई। आपको ये बात समझ आई क्या? वो होगी कल 1-2 दिन में देखिएगा, एक एक फेज वाइज होगी। और पहले भी अजय माकन जी ने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। शीश महल और शराब का जो आपसी तालमेल है उसका हमने लगातार पर्दाफाश किया है। उसी तरह जैसे देश रुको डॉक्टर अजय उपाध्याय, देखो मदद करो आप। अजय माकन बहुत बड़े नेता हैं, हम बड़ी गंभीरता से उनको लेते हैं। उन अजय माकन जी ने कहा था कि मैं बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल कैसे देशद्रोही है और इसके लिए कल पत्रकार वार्ता करूंगा। 4 दिन हो गए, वो पत्रकार वार्ता नहीं हो पाई। डॉक्टर अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि होगी, 1-2 दिन में होगी। कहीं कोई डील चल रही है जिसलिए वो पत्रकार वार्ता टल रही है? बताओ, देश के संदर्भ में जो खतरा है उसके संदर्भ में पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताने में इतने देर क्यों कांग्रेस नेतृत्व कर रहा है? डॉक्टर साहब देर नहीं कर रहे हैं हम चाहते हैं कि आए लेकिन दुरुस्त होकर आए। और अजय माकन जी वाकई दिल्ली के देश के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उन्होंने जो बात रखी है, चाहे मौका परस्ती की बात रखी हो, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की बात रखी हो, ठगने की बात रखी हो भाजपा के द्वारा, या छलने की बात रखी हो अरविंद केजरीवाल के द्वारा, सभी यथार्थ में तार्किक तथ्यों के आधार पर रखी है। आने वाले समय में जिन मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है उसमें भी बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर अजय उपाध्याय मुझे बता नहीं पाए कि अजय माकन अपनी पत्रकार वार्ता अभी तक क्यों नहीं कर पाए। मुझे आना है अब वैभव श्रीवास्तव जी के पास, सबसे महत्वपूर्ण किरदार है, पर वीरेंद्र चौहान जी हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर है। क्या हो गया वीरेंद्र जी? वैभव जी की बात भी नहीं सुनना चाहते आप तो? नहीं, वैभव जी की बात, वैभव जी ने बढ़िया अपनी हारी नकारी हुई पार्टी का बढ़िया से उन्होंने पक्ष रखा, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। परंतु दिल्ली की जनता ये तो इनसे पूछ ही रही है, ये भी मान रहे हैं कि लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं, भाई तुम पे क्यों भरोसा करें, तुम्हारे खिलाफ इतनी मोटी चार्जशीट, 350 पौने 400 पन्नों की चार्जशीट शीला दीक्षित के खिलाफ लेकर के जो आदमी चुनाव में आया था कांग्रेस से मुक्ति दिलाने, उसी की गाड़ी में कांग्रेस क्यों चढ़ गई थी?
कांग्रेस ने उसे ही गले क्यों लगा लिया था? दिल्ली की जनता ये पूछेगी आम आदमी पार्टी से, श्रीवास्तव जी की पार्टी से, कि जिस कांग्रेस क्यों को पूछेगी वीरेंद्र चौहान जी? अब महाराष्ट्र में आपने अजीत पवार के खिलाफ इतनी मोटी चार्जशीट बनाई थी, वो अजीत पवार आपकी गाड़ी में बैठकर सत्ता की सौंध में दाखिल हो गए। उदाहरण तो आप इतना बढ़िया दे चुके हो ना, तो डॉक्टर अजय उपाध्याय काहे परेशानी में जाएंगे? आपको नहीं लगता कि आपने बड़ी मदद कर दी है महाराष्ट्र के माध्यम से डॉक्टर अजय उपाध्याय की? मैं तो ये कह रहा हूं, हम दिल्ली को आपदा मुक्ति के लिए, दिल्ली की आपदा से मुक्ति के अरे लिए। देखो, आपने हमारी बात में टिप्पणी नहीं की। देखो चौहान साहब, ये तो बात गलत है ना। हमने अजीत पवार को लेकर बात की, कुछ तो कह के जाओ ना आप। डॉक्टर अजय उपाध्याय की कुछ तो मदद करो। अजय जी और श्रीवास्तव जी दोनों की मदद करेंगे, दोनों को प्रतिपक्ष में बिठाने की व्यवस्था हमने कर दी है। दिल्ली परिवर्तन चाहती है, आपदा से मुक्ति चाहती है, और कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है कि उसने कोई ऐसा प्रमाण दिया हो दिल्ली की जनता को। वे जॉन जी, आप इतने आत्मविश्वास के साथ बोलोगे ना, तो परिणाम के बाद जैसे ईवीएम पे नारियल फोड़ना है, वो अभी से फोड़ना शुरू कर देंगे। थोड़ा आत्मविश्वास के संदर्भ में संयम रखो। इतने ज्यादा आत्मविश्वास से बोलोगे कि जीतेंगे तो हम ही, तो ये अभी शुरू हो जाएंगे। बहरहाल मैं आता हूं वैभव श्रीवास्तव जी के पास। श्रीवास्तव जी, एक बात तो तय है, परिणाम कुछ भी आए, आपका मुख्यमंत्री बदल जाएगा। दिल्ली को आतिशी तो मुख्यमंत्री के तौर पर ना मिलेगी। क्या कहते हो आप इस पर? हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। वीरेंद्र जी को नमस्कार, अजय जी को नमस्कार, राजकुमार जी को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए हिमांशु जी, बहुत ही मतलब अगर हम सभी प्रवक्ताओं की इन लोग की बात सुने तो बड़ा स्पष्ट कैंपेन शुरू किया। हमने किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं की। हमने बताया कि क्या इश्यूज हमने 10 साल में कौन कौन से काम किए दिल्ली की जनता के लिए। 532 मोहल्ला क्लिनिक खोले, 6500 किलोमीटर नई सीवर की लाइन डाली, 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई, 400 किलोमीटर नई पानी की पाइपलाइन डाली, वगैरह वगैरह, महिलाओं के लिए बस यात्रा, तीर्थ यात्रा वगैरह वगैरह। और हम अपने 5 साल का क्या ब्लूप्रिंट देने वाले हैं। उदाहरण के लिए संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, और उसके बाद पुजारी ग्रंथि योजना। भाजपा और कांग्रेस, मुझे तो लगता है इन लोग को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। इतना भी दिखावा क्यों करना, साथ में मिलकर आ जाओ। आप कह रहे थे ना अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो इसलिए नहीं कर पाए। मैं आपको उसका आंसर देता हूं। बीजेपी हेडक्वार्टर से स्क्रिप्ट आने में देरी हो गई थी, वरना स्क्रिप्ट बीजेपी के हेडक्वार्टर से आती है तो कांग्रेस के प्रवक्ता फिर आके उसको टेबल करते हैं, उस पर वो करते हैं। तो इतना खुल के ये लोग साथ में एक मिनट वैभव श्रीवास्तव जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारी हमारे दर्शकों के बीच में साझा की। ये पता आपको कब चला? अभी पता चला, या जब कांग्रेस के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ा रहे थे तब आपको ये बात पता चल गया, अरे इनके पास स्क्रिप्ट जो है भाजपा कार्यालय से आती है? ये आपको पता कब चला? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, हमने क्या दिल्ली की क्या बात है, हम तो स्पष्ट थे, पहले दिन से साफ है। हमने पंजाब में भी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, हम वहां पे फुल एकदम एक तरफा मेजॉरिटी में आए। हम फिर से कह रहे हैं कि जब जब देश के मुद्दों की बात होगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात होगी, हम उनका साथ देंगे जो डेमोक्रेसी के साथ खड़ा है, जो संविधान बाबा साहब। अरे वैभव जी, देखो अपनी बात से पलटो मत। अभी आपने ये बताया कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर खेल रहे हैं। अगर संविधान विरोधी भाजपा है और आप हमें ये बता रहे हो कि कांग्रेस इनके साथ मिली हुई, तो कांग्रेस भी संविधान विरोधी हुई। आपसे जानना यह है कि ऐसे संविधान विरोधी पार्टी के साथ मिलकर आपने क्यों चुनाव लड़ा दिल्ली की लोकसभा का? तो इसका उत्तर तो दोगे ना आप। एग्जैक्टली, हम तो बार बार कह रहे हैं, पहले दिन से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, हमने क्या बताया, कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने भाजपा के साथ सेटिंग कर ली है। उसका रीजन भी है। फॉर एग्जाम्पल, एक हफ्ता पहले प्रवेश वर्मा जी धड़ल्ले से 1100 रुपए बांट के वोटर खरीद रहे थे, उसकी ना एक सिंगल कंप्लेंट किसी भी कांग्रेस नेता ने नहीं की। हमने संजीवनी योजना और महिला सम्मान के लिए रजिस्ट्रेशन चालू किया। संदीप दीक्षित जी सुपरमैन बन के आ गए, और एलजी साहब जो हमारे सीएम के लेटर्स का जवाब नहीं देते, वो कांग्रेस के नेता के लेटर पे 24 घंटे के ऊपर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो हम तो रेजेंबलेंस बता रहे हैं ना, हम इसको बोल रहे हैं, इसका एक रीजन भी दे रहे हैं। तो हम दिल्ली यूनिट, जो दिल्ली इकाई है कांग्रेस की, लेकिन रुकिए ना, ये जो अजय माकन है, इनके संदर्भ में हमारी जानकारी तो ये है कि ये तो राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय पदाधिकारी है, वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, दिल्ली इकाई के नेता थोड़ी है।
जी, पिछली बार भी उन्होंने दिल्ली के एमएलए का चुनाव लड़ा, दिल्ली के बहुत स्टैब्लिश अरे लीडर भाई अभी आप बोल रहे थे दिल्ली यूनिट, अब हमने आपको बताया कि वो तो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, भूल गए क्या आप? जी, वो बात मैं फिर से कह रहा हूँ, ये दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। हम इसीलिए हमने प्रश्न चिन्ह किया है, हमने राहुल जी से और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन जी से क्वेश्चन किया है कि क्या दिल्ली जो कांग्रेस की राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी सहमत है, तो वो भी बता दे, क्योंकि ये बात फिर से ये साफ होनी चाहिए कि दिल्ली के लीडर्स क्या वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय लीडर बोल रहे हैं, क्योंकि भाजपा के किसी भी नेता के मुंह के खिलाफ कांग्रेस के मुंह से एक चुप। अच्छा ये बताइए, अभी 3 दिन पहले इनके सो कॉल्ड गालीबाज जैसे नेता जैसे रमेश बिदोड़ी जी ने प्रियंका गांधी जी के ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणियां किया, पूरी आम आदमी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप खड़ी हो गई इस चीज के लिए कि गलत है गलत है गलत है। आतिशी जी के खिलाफ कितनी घटिया ओछी बातें की इनके, एक ये सड़क छाप बात की रमेश बिदोड़ी जी ने, एक कांग्रेस के मुंह से। अच्छा एक बात बताओ, आपने बात तो बड़ी जबरदस्त की, पर ऐसी नेता के साथ में दूसरी पार्टी के नेता क्यों खड़े होंगे जिसके साथ आप ही नहीं खड़े हो? भाई मेरा आपसे बुनियादी सवाल क्या था, इस दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम कुछ भी आए, पर जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो परिणाम के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेगी। क्या कहते हो वैभव श्रीवास्तव जी? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जब भी देखिए, हम तो राम जी को मानने वाले लोग हैं, हमने पहले भी कहा है कि राम जी जब वनवास गए थे तो भरत जी ने उनकी चरण पादुका को रखकर सिंहासन पे राजपाट चलाया था, आतिशी जी ने भी वही किया। हम फिर से कह रहे हैं, हम तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के फेस पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं ना हमारा। अरे रुको, देखो ऐसा नहीं है, एक तो राम जी वनवास गए थे, जेल नहीं गए थे, और दूसरा राम जी जब वनवास से वापस आए थे तो भरत जी ने जो है ना 3 महीने चुनाव का इंतजार नहीं किया था, तुरंत राजपाट राम जी के हवाले कर दिया था। तो ये आतिशी जी ने राजपाट तुरंत हवाले क्यों नहीं किया केजरीवाल के? वह आ गए ना केजरीवाल जमानत पर बाहर, तो क्यों नहीं किया? सवाल है ना। बिल्कुल साफ सही, बिल्कुल सही, एकदम सही बात आपने कही हिमांशु जी। लेकिन हमारा देखिए, हमारे जो नैतिकता के पैरामीटर्स हैं वो हमेशा भी पॉलिटिकल आउटफिट से हमेशा ऊपर रहे हैं, जितनी भी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने एक पब्लिक मीडिया के डोमेन में हमारे एक मंत्री की रिकॉर्डिंग पर आ गई थी, हमने अपने मंत्री को तुरंत सैक किया, और वो कोई किसी ने कहा नहीं, हमने खुद किया। तो हमारे जो नैतिकता के पैरामीटर वो है कि अरविंद केजरीवाल जी का मानना था कि जब दिल्ली की जनता मुझे दोबारा भरोसा देके दोबारा चुन के बोलेगी कि नहीं आप पे हम विश्वास करते हैं कि आप भ्रष्टाचारी नहीं हो, तभी मैं वापस से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा, अन्यथा उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो ये एक टेस्ट फेज है हमारा, एक सत्याग्रह है हमारे लिए, खुद के लिए। देखिए आतिशी के लिए क्या है जिसकी सम्मान की आप इतनी चिंता कर रहे थे? आतिशी जी ने ऐसे कठिन समय पे पार्टी का नेतृत्व किया, सरकार का नेतृत्व किया, देखो इतना काम किया, अभी चुनाव उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हो रहा है, और पार्टी अगर जीत गई तो आतिशी जी का क्या? एक महिला के सम्मान के प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं, कोई सहृदयता नहीं, उनकी योग्यता का कोई सम्मान नहीं। देखिए आतिशी जी हमारी सर्वोच्च नेता है, सर्वोच्च नेताओं में से हैं। जब तक हम बात कर रहे हैं फिर से कि हमने दिल्ली का चुनाव पिछली बार भी और इस बार भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे हम लड़ रहे हैं, हमारा वो सीएम फेस है, और ये बाकी पार्टियों में होगा कि ये नेता अच्छा मैंने ये किया तो ये कुर्सी के नीचे खींचतान। हमारे तो कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे पहले सौरभ भारद्वाज जी पहली सरकार में, उसके बाद नहीं बनाया, अब वापस से कैबिनेट मिनिस्टर है। हमारे अंदर ये सब नहीं होता आम आदमी पार्टी में, खींचतान कि मुझे कुर्सी चाहिए। अरे कैसी बात है करो, और नाम भूल जा रहे हो। कितने नेता निपट गए आपकी पार्टी छोड़ छोड़कर, वो कितनी दूसरी पार्टी में जाए। वो कैलाश गहलोत आजकल मुकुट बन गए भाजपा का, आपकी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, भूल गए क्या आप? आशु जी, लोग यही पार्टी है रिकॉर्ड स्तर पे 10 से 12 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। एक हमने 10 साल में 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 16 से अधिक हमारे सांसद हैं, पंजाब में, गोवा में, गुजरात में हमारे एमएलए हैं, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। कुल मिलाकर वैभव जी हमें यह समझा रहे हैं कि इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के बेदाग होने का जनादेश जनता के स्तर पर प्राप्त करेंगे। सरकार बनाना तो विषय ही नहीं है, सरकार तो बन ही जाएगी, पर अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत से निर्दोष निकलकर आएंगे। मुझे आना है राजकुमार सिंह जी के पास, वीरेंद्र चौहान जी का हस्तक्षेप एक बार फिर। जी वीरेंद्र जी, क्या हुआ?
देखिए, एक तो जो हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि नैतिकता के इनके पैमाने सारी दुनिया से अलग हैं। नैतिकता के इनके पैमानों पर ही मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। नैतिकता के इनके पैमाने इतने गजब के हैं कि ये जिस चेहरे पर, जिस भ्रष्टतम चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि मैं कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था मैं सरकारी कोठी नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। वो शीश महल के भ्रष्टाचार। अरे क्या करें वीरेंद्र चौहान जी, ये सारे रास्ते आपके सुझाए हुए हैं। वो अमित शाह जी ने बिहार में भी कहा था दहाड़ते हुए, नीतीश बाबू आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। अरे दरवाजे थोड़ा, आपने तो उनके लिए दीवार तक गिरा दी। तो कहां आप अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हो? अरविंद केजरीवाल को, इस बात को तो आप वैसे भी गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन आप तो मानोगे ना कि अमित शाह जी के बात को देश तो छोड़िए, दुनिया भी गंभीरता से लेती है। वो बात से पलट गए। एक छोटी सी बात कहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, डॉक्टर साहब कह दूं जी, आपकी अनुमति हो तो? मैं ये कह रहा हूं कि जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आप कह रहे हैं कि ये चुनाव अरविंद केजरीवाल, जिन्हें भ्रष्टाचार का शिखर पुरुष मान लिया गया है भारत की राजनीति में, रंग बदलने का, पलटने में महारत वाले, सब सर्वोच्च महारत वाले व्यक्ति मान लिया गया है हिंदुस्तान की सियासत में, उनको ये जनता की अदालत से बेदाग साबित करना चाहिए। देखो वीरेंद्र भाई, बाकी तो सब ठीक है, पर नीतीश कुमार बुरा मान जाएंगे रंग बदलने के संदर्भ में अगर आप ऐसा सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल के लिए जारी करोगे तो थोड़ा विचार करो। आप बाकी लोगों के साथ ऐसा अत्याचार मत किया करो, ऐसा हमारा विनम्र सुझाव है। पर राजकुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं, क्या देख रहे हैं आप दिल्ली के चुनाव को? आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 चुनावों में चमत्कारिक जीत हासिल की है। उस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी शिखर के नए नए आयाम गढ़ रही थी, दिल्ली में असफलता के प्रतिमान भाजपा को दिखा दिया अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने। भाजपा इस बार पूरा दम लगा रही है, अपने बड़े बड़े चेहरों को मैदान में उतार रही है, दूसरी पार्टी से लाए हुए नेताओं को भी मैदान में उतारने में संकोच नहीं कर रही है। क्या देख पा रहे हैं जब आज चुनाव घोषित हो गए? तो हेमंत जी, ये बात तो माननी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी का जो राजनीतिक सफर रहा है 2013 से लेकर के 2025 जनवरी में हम लोग बात कर रहे हैं, वो वाकई चमत्कारिक सफलता का सफर। 2 राज्यों में सरकार, राष्ट्रीय पार्टी बन जाना बड़ी सफलता। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो एक बात बहुत स्पष्ट नजर आ रही है आज की तारीख में। चुनाव 5 फरवरी को होगा, 8 को जनादेश में पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी के लिए यह शायद सबसे कठिन चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, अभी तक जो 3 चुनाव उन्होंने लड़े उनके मुकाबले। अभी तक वो आक्रामक, वो बैटिंग एग्रेशन वाले मोड में होते थे। पहली बार आम आदमी पार्टी डिफेंसिव नजर आ रही है बहुत सारे इश्यूज पर, चाहे वो शीश महल का सवाल हो। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जो पार्टी आम आदमी पार्टी के नाम पर बनती है और एक वैकल्पिक राजनीति का सपना लोगों को दिखाती है, अगर वो उसी रास्ते पर चलने लगे तो सवाल तो उठे। शराब नीति का यहां तक सवाल है, हम भी मानते हैं कि आरोप है, लेकिन जमानत मिली है, अब बरी नहीं हो गए, तो सवाल तो वो भी है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिन पर आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली की राजनीति में डिफेंस। अब सवाल यह है कि नतीजा कितना बदल सकता है, या बीजेपी और कांग्रेस की जो भूमिका है, कांग्रेस की भूमिका तो बदल भी गई, उसके क्या मायने। अब वीरेंद्र चौहान जी कह रहे थे कि हम पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, तो बीजेपी दोनों चुनाव भी मजबूती के साथ ही लड़ी थी, ऐसा नहीं कि नहीं लड़ी। बीजेपी को ये रिसर्च जरूर करनी चाहिए कि लोकसभा के चुनाव में 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, बीजेपी 7 की 7 सीटें जीत जाती, और 24 में तो कांग्रेस आप मिलकर लड़ लिए, फिर भी बीजेपी जीत गई। लेकिन जब जब विधानसभा का चुनाव होता है, बीजेपी सत्ता के आसपास नहीं पहुंच पाती। क्या वजह है? या दिल्ली में जो आपका नेतृत्व है, जो आपका संगठन है, उसकी साख इतनी खराब है जनता के बीच। अगर आप ये नहीं मानते
तो मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी की पार्टी के साथ बहुत बेहतर है। आप दिल्ली के संदर्भ में बात करें, कांग्रेस ने अभी छलिया कह दिया, अजय उपाध्याय जी ने बहुत सारी विश्लेषण विभूषण इस्तेमाल किए, लेकिन उसी छलिया के साथ आपने तय कहा 6 महीने पहले आप वेट कर रहे थे पूरे देश में, दिल्ली में मिलकर लड़े, हरियाणा में मिलकर लड़े, गोवा में लड़े, गुजरात में लड़े। अजय माकन अभी 4 दिन पहले उनको एंटी नेशनल कह रहे हैं, तो उन एंटी नेशनल के साथ आपका गठबंधन था, आप क्या हो गए? तो ये सब राजनीतिक पॉस्चरिंग है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस को ये समझ आ गया है, चाहे वो दिल्ली इकाई के दबाव में हो, कि जब तक आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं होगी, आपको गठबंधन की राजनीति में भी कोई पूछने वाला नहीं। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जैसा वर्चस्व रहा है, 67 सीटें, 62 सीटें, परसेंटेज ऑफ वोट विधानसभा में देख लें, कांग्रेस तब तक, कांग्रेस के नेताओं का भविष्य नजर नहीं आएगा जब तक कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश ना करे। यही बात बीजेपी पे भी लागू होती है। तो दोनों के लिए ये सर्वाइवल का और रिवाइवल का चुनाव है। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर इस गलतफहमी में होगी, जो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव पिछले 3 चुनावों जैसा आसान हो सकता है, खासतौर पर 2 चुनावों जैसा। दिलचस्प बात ये होगी, कांग्रेस जो अकेले लड़ रही है। मैं राजकुमार जी, आपने ये दूसरी बार कहा कि आसान चुनाव, एक ऐसा राजनीतिक दल जिसकी पैदाइश को साल भर हुआ और उसके बाद में 5 साल हुआ, उसने एक तरफा जीत हासिल की, इसलिए आप इसे आसान चुनाव कह दे रहे हैं? या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी में कुछ अलग बात है, अरविंद केजरीवाल में कुछ अलग बात है? ऐसा परिणाम तो यदा कदा ही देखने को मिलता है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने ऐसा परिणाम दिया। क्या आपको नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा संजीदगी से, ज्यादा गंभीरता से, उसकी रणनीति को ज्यादा बारीकी से समझने की जरूरत है कि वो इतना बेहतर और चमत्कारिक परिणाम लगातार कैसे हासिल कर लेते हैं? 2013 के चुनाव की अगर बात करें तो मेरा व्यक्तिगत आकलन ये है कि वो कांग्रेस की ज्यादा बड़ी नाकामी थी बजाय आम आदमी पार्टी की सफलता। जिस माहौल में चुनाव हुआ, अन्ना हजारे का आंदोलन था, कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कटघरे में खड़ी थी, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की मनमोहन सिंह की सरकार हो। उस चुनाव में बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कांग्रेस ने, मेरा फिर मानना है, हालांकि अजय माकन ने भी अब कहा 11 साल बाद उनको एहसास हुआ, कांग्रेस की बड़ी ऐतिहासिक भूल थी कि बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए 28 सीटों वाली आम आदमी पार्टी, उस आम आदमी पार्टी की जिसका जन्म ही कांग्रेस के तथाकथित भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, अपने 8 विधायकों के समर्थन से सरकार बनवाई। नतीजा क्या निकला? बेशक बीजेपी भी 31 से 3 पे आई, कांग्रेस 0 हो गई। और उसके बाद जो परसेंटेज ऑफ वोट जिस तरह से गिरा है कांग्रेस का, वो ऐतिहासिक। अब सवाल आता 2015 का। आप थोड़ा याद करें कि 2015 से पहले कम से कम उत्तर भारत की राजनीति में मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति नहीं चलती थी। चुनाव में अरविंद केजरीवाल उसके जनक रहे। उन्होंने जनता की दब्ज को पकड़ा, पानी मुफ्त लो, बिजली सस्ती लो और सारी सुविधाएं लो, उनको वोट मिला। जो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक नई राजनीति की, चमत्कारिक राजनीति की, मैं मानता हूं अरविंद केजरीवाल ने सपना वही दिखाया था 2015 में भी। लेकिन आम आदमी पार्टी को आत्मविश्लेषण करना चाहिए, क्या वो उस सपने को साकार कर पाए? क्या वो उस सपने को साकार कर पाए? तो कुल मिलाकर राजकुमार सिंह जी का मानना यह है कि आम आदमी पार्टी वस्तुतः इस बार अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई में है। पर लड़ाई में मुकाबला किससे है? तो एक बार फिर वीरेंद्र चौहान जी के पास चलते हैं। बहुत दमदारी से लड़ने की बात कर रहे हैं, पर चेहरे का तो अता पता नहीं है। कौन जा रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? क्या नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे? दिल्ली का चुनाव में अगर भाजपा को बहुमत मिल गया तो क्या कुछ और बताएंगे वीरेंद्र सिंह चौहान जी? दूल्हा बिन बारात कैसे बनेगी बात? देखिए डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव राज्य का
वो चेहरा घोषित करके ही लड़ती हो, ऐसा नहीं है। राज्य के अनुसार, क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार तय होता है कि चेहरा आगे करके किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए या बिना चेहरे के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। दिल्ली का चुनाव अभी हाल ये तय है कि किसी चेहरे पर तो नहीं लड़ा जा रहा, किसी एक स्थानीय चेहरे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके तो लड़ने की कहीं तैयारी नहीं है, उसका जिक्र नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है दिल्ली को फतेह करके दिल्ली के विधायकों और संगठन के निर्णय के अनुसार एक अच्छा मुख्यमंत्री देना। नहीं चौहान साहब, ऐसा नहीं है ना। क्या है, आप हर किस्म का प्रयोग करते हो, पर दिल्ली में आपका हर प्रयोग विफल हो गया। आपने चेहरा देकर भी चुनाव लड़ लिया, चेहरा हटाकर भी चुनाव लड़ लिया। कुल मिलाकर नतीजा ढाक के 3 बात हार और हार आई। वो कल की पार्टी में लेकर आए किरण बेदी को, तो भी बात नहीं बनी। आपसे सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत का आप मुकाबला करना चाहते हैं, इतने लाचार, इतने बेबस, इतने मजबूर आप क्यों हैं कि एक चेहरा नहीं दे पा रहे आप दिल्ली में कि ये हमारे पास नेता है जो अरविंद केजरीवाल का विकल्प है? ये सवाल है ना। आपने इतनी बड़ी टिप्पणी की, मुझे सिर्फ ये कहना है कि हम मजबूर नहीं हैं, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हमारा मुकाबला इन दो नूरा कुश्ती करने वाले लोगों से है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। क्यों आम आदमी पार्टी लगातार सरकार बना पाई दिल्ली में? इसलिए क्योंकि हमारे उपाध्याय जी की पार्टी ने संपूर्ण समर्पण कर दिया था। जो सिंह साहब ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में खुद को अक्षम पाते हुए कांग्रेस पार्टी संपूर्ण समर्पण की मुद्रा में चली गई थी। तो आम आदमी पार्टी का छल, उनकी मैनिपुलेशंस, वो चल गई, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी साहब। अब की बार दिल्ली। देखो साहब, वो तो सब ठीक है, पर आपने अभी भी उत्तर नहीं दिया। दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण इलाके में एक चेहरा नहीं है आपके पास में जिसे आप बता पाते कि ये हमारा चेहरा। देखो, देश के संदर्भ में कितने गर्व से आप बताते हो, नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नया इतिहास रचेगी। दिल्ली के संदर्भ में इतने मजबूर लाचार से आप दिख रहे हो वीर चौहान साहब। हरियाणा में भी आपने नायब सैनी जी को लेकर कितना बढ़िया तरीके से बोलते थे, मुग्ध हो जाता था मैं आपकी शब्दावली पर। ये दिल्ली के संदर्भ में आपकी बेबसी मुझे बड़ा परेशान कर रही है भाई। आपको परेशान होना ही नहीं है। दिल्ली की जनता ने मन बना रखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली को बेहतरीन मुख्यमंत्री भी देंगे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। तो वीरेंद्र चौहान जी हमें बता रहे हैं कि देखो, बारात तो आएगी, दूल्हा हम बारातियों में से बाद में तय कर लेंगे जब जनवासे में पहुंच जाएंगे। क्या डॉक्टर अजय उपाध्याय आप भी इसी रास्ते पर जाना चाहेंगे या कोई चेहरा आप निकाल लेंगे? सवाल है, क्या कहते हैं आप? या अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए आपके पास भी कोई चेहरा नहीं है? आप भी उतने ही मजबूर हैं, आप भी उतने ही लाचार हैं, आप भी उतने ही बेबस हैं। देखिए, चेहरे की बात है तो दिल्ली के चेहरे को जिन्होंने बदनाम किया है, दिल्ली वासियों को जिस तरह से परेशान किया है, दिल्ली के भविष्य को जिस तरह से खराब करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, अब कोई नहीं चाहता कि ऐसा चेहरा हो और इसीलिए उन्होंने अपना चेहरा बदलने का काम किया। नकाब पहन लिया है अतीशी जी का, पर जनता जान रही है कि अतीशी जी भी नकाब है, नकाब पोस्ट जो है वो पीछे की तरफ कहीं ना कहीं काम कर रहा है, उनके पीछे हटकर। हमारे पास चेहरा देवेंद्र यादव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी में एक परंपरा रही है कि सीनियर नेताओं में से बैठ करके चर्चा होगी। संदीप दीक्षित जी शीला दीक्षित जी के सुपुत्र हैं। अलका लामा जैसे तेज तरार हमारी नेत्री हैं। रागिनी नायक जैसी तेज तरार हमारी 1500 वोट आए थे तेज तर्रार नेत्री को, वो भूल गए कि अलका उपाध्याय जी के, अलका लांबा जी के संदर्भ में डॉक्टर अजय उपाध्याय हमें बता रहे हैं 1500 वोट तेज तर्रार नेता के दिल्ली विधानसभा चुनाव में, उनको आप आतिशी जी के खिलाफ मैदान में उतारे डॉक्टर अजय उपाध्याय। डॉक्टर साहब, वो चुनाव वाकई ध्रुवीकरण का चुनाव था, ठगों के बीच लड़ाई थी। ठगों ने जो है जनता को ठगने का काम किया। जनता इस बात को अब समझ चुकी है कि एक बड़का मदारी एक छोटका मदारी दोनों का खेल खत्म होगा इस बार, और जनता अब दोनों मदारी को समझ गई है। तो इस बार ये ध्रुवीकरण नहीं होने जा रहा है। और ये जो बकैती कर रहे हैं लोग बैठ करके चैनलों पर, सबको पता है
आम आदमी पार्टी ने किस तरह सांसों पर प्रतिबंध लगाया है, सड़क प्रदूषित कर दिया है, और सही पूछिए तो लोगों के दिमाग को भी प्रदूषित करने का काम भाजपा ने किया है। अपराध मुक्ति की बात करते करते सबसे ज्यादा महिला अपराध दिल्ली में यदि है तो ये भाजपा की देन है, क्योंकि भाजपा की पुलिस है। उसी तरह कचरा सबसे ज्यादा यदि दिल्ली में फैलाया किसी ने तो आम आदमी पार्टी ने फैलाया, क्योंकि ये कचरा प्रबंधन का काम आम आदमी पार्टी का था। एक ने मां गंगे को ठगा, दूसरे ने मां जमुने को ठगा है, और इस बार जनता इस चीज को समझ चुकी है। चुनाव 8 तारीख का जो रिजल्ट जब आप आएगा, इतना समझ चुके हो तो चेहरा क्यों नहीं देते डॉक्टर अजय उपाध्याय? है ना, चेहरा है हमारे पास, प्रदेश अध्यक्ष है, सब लोग हैं मिलकर के। तो कुल मिलाकर देवेंद्र यादव आपका चेहरा है अरविंद केजरीवाल के मुकाबले। अगर कांग्रेस को बहुमत दिल्ली की जनता देती है तो वह मुख्यमंत्री होंगे। ये डॉक्टर अजय उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी में, आम आदमी पार्टी की मौजूदगी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर यह बयान दे रहे हैं, हम चला दें? नहीं, सामूहिक नेतृत्व में हम लोग भरोसा करते हैं। देखो जिम्मेवारी- डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप तो ऐसे बेईमान आदमी कभी भी नहीं रहे। एक सीधा सीधा सवाल है, चेहरा है, आपने बोला है देवेंद्र यादव है, हमने कहा अच्छा वो मुख्यमंत्री हो गए, तो आप पलट गए। आप ऐसे नहीं थे, आप ऐसे कैसे हो गए? संदीप जी जैसे चेहरे हैं, 4 लोगों का मैंने नाम आपको बताया। हमारे पास चेहरे कई हैं, हमारे पास नकाब। यही तो दिक्कत है, ये ज्यादा चेहरे ही तो कांग्रेस में हमेशा समस्या देते हैं। फिर भी डॉक्टर अजय उपाध्याय हमें बोल रहे हैं चेहरे हैं, ये चेहरे ही समस्या है क्या? ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो अब मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार फिर वैभव श्रीवास्तव जी के पास आता हूं। वैभव जी, सब लोग कह रहे हैं कि हो गया अब आपका जो होना था, जितना आपको चलाना था, और अब तो सब उसी रास्ते पर आ गए जिस रास्ते पर आप चले। मुफ्त 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 मुफ्त, बाकी भी तैयार हैं। आप 2500, वो 2100, आप 200 यूनिट, वो 400 यूनिट, आप मुफ्त पानी 20,000 लीटर, ये 30,000 लीटर, आप 2100 देंगे, वो 2500 देंगे। कैसे बनेगी बात? देखिए, पहली बात तो दोनों बिना दूल्हे के बाराती लेके घूम रहे हैं। इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई चेहरा है दिखाने के लिए। आपने जो मेन इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कही हिमांशु जी, कि ये इस तरह से मुफ्त दे रहे हैं। देखिए, ये सब अनाउंसमेंट भर भर के करें। भाजपा भी भर भर के अनाउंसमेंट की इन्होंने किया ना कि 2022 तक सबको पक्के मकान दे देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। प्रधानमंत्री ने हर रैली में जा जाके झूठ फेंका। देखिए, होता क्या है दिल्ली में, बस डिफरेंस क्या है कि दिल्ली की जनता जानती है कि एग्जैक्टली अगर केजरीवाल कुछ बोलते हैं तो वो डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा था 2020 के चुनाव से पहले कि हम महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देंगे, हमने दिया। हमने 2015 के इलेक्शन में कहा था कि 24 घंटे और मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, हमने दिया। हमने कहा था कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सरकारी स्कूल देंगे। कौन सोच सकता था कि दिल्ली सरकार के पढ़ने वाले बच्चे पेरिस जाएंगे? वो गए, अभी गए, हाल फिलहाल में 2 हफ्ते पहले आए पेरिस के साथ कॉन्क्लेव और वहां कॉन्फ्रेंस अटेंड करके, दिल्ली के सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे। और बस हिमांशु जी ऐड और करूंगा कि इतना सब सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में सहूलियत देने के बावजूद एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 दिल्ली का जो पर कैपिटा इनकम 22% इंक्रीज हुआ है। दिल्ली का जो इन्फ्लेशन रेट है जो है 2.8%, जबकि नेशनल का 5.6% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1.9% है। इधर भाजपा के हमने विकास मॉडल हम दिखाते हैं क्या है पूरे विश्व में, कि अगर हम भुखमरी की दर देखें, हंगर इंडेक्स, तो इंडिया 107 नंबर पे है, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 नंबर पे है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93 नंबर पे 180 कंट्रीज में, और हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126 नंबर पे 136। ये सब इकोनॉमिक सर्वे का डेटा मैं पढ़ के बता रहा हूं। तो हम दिल्ली क्यों विश्वास करती है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, इस तथ्य के सामने मैं स्टैब्लिश, क्योंकि दिल्ली जानती है कि अगर अरविंद केजरीवाल कमिटमेंट करते हैं तो वो डिलीवर करते हैं। और जो हमसे कमिटमेंट 2 ही लोगों के भरोसे के हैं, या तो सलमान खान का या अरविंद केजरीवाल का। क्या कहते हो वीरेंद्र चौहान जी? बहुत देर से आप हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं उसी पर आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को, लोग भी देख रहे हैं। आपकी डिलीवरी गजब की है साहब। आप दारू में भ्रष्टाचार डिलीवर करते हैं और भ्रष्टाचार में सनी हुई दारू पिलाते हैं दिल्ली के लोगों को। आप स्कूल
शिक्षा में सुधार के नोटंकी करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में पेड विज्ञापन छपवाकर, और आप स्कूलों में कमरे बनाने में भ्रष्टाचार करते हैं। सीएजी की रिपोर्ट आपको बेनकाब कर देती है कि आपके यहां शौचालयों में बच्चों को पढ़ाने जैसी बात होती है। आप ये कहते हैं साहब हम डिलीवर करेंगे, लेकिन डिलीवर करते हैं आप केवल अपना शीश महल बनाने में। आपकी डिलीवरी दिल्ली के जल को, दिल्ली वालों को गंदा पानी पिलाते हैं या दिल्ली वालों को प्यासा मारते हैं। बार बार शीश महल की बात आ रही है। नाम आम आदमी पार्टी और रहने के लिए बन रहा है शीश महल। दिल्ली के चुनाव में मुद्दा बन रहा है शीश महल। क्या कहते हो वैभव जी, ये शीशे का घर बहुत भारी नहीं पड़ने जा रहा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को? नहीं, मैं ये सोच ही रहा था कि ये प्रश्न कब पूछा जाता है। और खैर इसमें बस ऐड कर दूं, एटलीस्ट 2,500-2,700 करोड़ में अपना नया बंगला बनवाने वाले। छोड़िए, देखो नरेंद्र मोदी 2700 करोड़ का बनवा रहे हैं, 27,000 करोड़ का बनवा रहे हैं या 2,70,000 करोड़ का बनवा रहे हैं, यह विषय बिल्कुल इतर हो जाता है। आप वो लोग थे जिन्होंने देश को यह बताने की कोशिश की कि हम वैकल्पिक राजनीति शुरू करने जा रहे हैं। आपने अपनी पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी। वो आम आदमी जो एक पक्की छत के लिए भी तरसता है देश की आजादी के 75 साल बाद, और उस आम आदमी की पार्टी का मुखिया जो ये कहता था कि हम सरकारी घर नहीं लेंगे, सरकारी कार नहीं लेंगे, वो अपनी मसाज के लिए 4 लाख की कुर्सी ले रहा है, 10 लाख का टीवी ले रहा है, और कैसे घर में रहूं इसके इंटीरियर के लिए करोड़ों का भुगतान कर रहा है, और कुल जमा जब खर्च निकल कर आता है तो वो 40-50 करोड़ पहुंच जाता है। तो वैभव श्रीवास्तव जी, ये जानना है आपसे कि क्या आपके 10 साल के चमत्कारिक सुशासन में आम आदमी की हैसियत इतनी बढ़ गई है क्या वो 50 करोड़ के घरों में रहेगा? इसका उत्तर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, मैं कह रहा हूं, अगर ये तो हम कह रहे हैं, आपने जैसे बोला कि ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने की इतनी रिक्वायरमेंट थी, वो इतनी टीवी देखेंगे, इतना अगर इतनी रिक्वायरमेंट थी, घर नहीं छोड़ना चाहिए था ना, घर वही रहते। एक कोशिश तो की थी, कानून इजाजत नहीं दिया ना। जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उस घर में बने कैसे रहो? कोई एहसान कर दिया क्या? भाई छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ते तो धक्के मार के बाहर कर दिए जाते। ये कोई दलील हुई? वहां पे बने रहते ना। अरे भाई वो मुख्यमंत्री का निवास है, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उस निवास में बने कैसे रहोगे? मैं कंप्लीट कर लूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि वो उस घर में ही रहे क्यों, निकले क्यों, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, क्या अरविंद केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने रिकमेंडेशन दी? 80 साल से वो घर रिनोवेट नहीं हुआ था, पीडब्ल्यूडी की रिकमेंडेशन थी कि ये आएगा। ना आम आदमी पार्टी का हस्तक्षेप था, ना दिल्ली सरकार का, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने। और हम तो कह रहे हैं अरे वैभव जी, आप तो बड़ी अजीब सी दलील दे रहे हैं। देखो, अरविंद केजरीवाल बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, अरविंद केजरीवाल बहुत संवेदनशील आदमी है। अरविंद केजरीवाल वो शख्स जो बताते थे कि उन्हें आम आदमी की कितनी चिंता है, आम आदमी की जरूरतों से कितना सरोकार है। उस अरविंद केजरीवाल को कोई चिंता नहीं हुई यार, 40 करोड़ रुपए उस घर पे खर्च कर दे रही है सरकार के लोग, ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जिसमें मुझे रहना है। आपको नहीं लगता अरविंद केजरीवाल चूक गए इस मामले में? उन्हें निगाह रखनी चाहिए थी। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, वो घर जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो घर का रिनोवेशन हुआ, उसका काम हुआ, कायाकल्प हुआ, वो पीडब्ल्यूडी ने किया। पीडब्ल्यूडी ने अपनी रिकमेंडेशन पे जो लगाना था लगाया, ना कि दिल्ली सरकार का। अरे कमाल हो गया, अभी तो आप हमें बता रहे थे 2700 करोड़ रुपए का मोदी जी घर बनवा रहे हैं। मोदी जी के संदर्भ में प्रधानमंत्री का अगर निवास बन रहा है तो वो मोदी जी करा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के रहने के लिए घर बना तो वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर रहे हैं। ये भाई दलील वैभव जी आप ही की हो सकती है। जनता को भा जाए तो जनता आप पे भरोसा कर जाए। हम आखिरी टिप्पणी के लिए राजकुमार जी के पास जाते हैं और राजकुमार जी से जानना चाहते हैं, ये शीशे का घर कहीं आम आदमी पार्टी के सपनों को चकनाचूर तो ना कर देगा? राजकुमार जी, सवाल है, आखिरी उत्तर आपका इसी पर चाहिए। हिमांशु जी, एक बड़ी चर्चित फिल्म का डायलॉग है जी, जिनके घर शीशे के होते हैं और दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने तो कमाल कर दिया राजकुमार जी। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते,
और पत्थर फेंकने वाले अरविंद केजरीवाल ने खुद का घर शीशे का बनवा लिया। क्या कहते हैं आप इस पर? मैं वही कह रहा हूं, ये जवाब तो देना पड़ेगा। अगर पीडब्ल्यूडी ने खर्चा किया, उसकी पसंद से बना, तो अरविंद केजरीवाल के पास तो मौका था नायक बनने का, रिफ्यूज कर देते। ऐसे फिजूल खर्ची वाले घर में मैं नहीं रहूंगा। उनके पास तो महानायक बनने का मौका था। आपने बात की चेहरों की, तो मुझे लगता है कि ये दो मुद्दे बहुत भारी पड़ेंगे, शीश महल और शराब नीति, बाकी वायदों के अधूरे रहने के अलावा। चेहरे की आप बात कर रहे थे, तो एक बात हमें फिर भी माननी पड़ेगी इस डिबेट के आखिर में, आज भी दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल। आपने कांग्रेस के चेहरे की बात कही, अजय उपाध्याय जी की पार्टी को वो संकट नहीं आएगा सामने, क्योंकि उसकी भूमिका इस चुनाव में संतुलन की रहने वाली। आम आदमी पार्टी कितना नीचे जाएगी, बीजेपी कितना ऊपर जाएगी, ये कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। अगर कांग्रेस अपने वोट परसेंटेज को 4.5 से 10-11 तक ले गई, तो आम आदमी पार्टी के लिए संकट होगा बहुमत पाने का, और तब बीजेपी का मकसद पूरा हो जाएगा कि किसी तरह से सरकार बने न बने, हंग असेंबली जरूर हो जाए। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की परिस्थिति है दिल्ली के संदर्भ में। चर्चा आगे भी करेंगे चौहान साहब, आपको हम याद करते रहेंगे। हाल फिलहाल तो कुल मिलाकर इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक कठिन मुकाबले में फंसी हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के पास चुनौती इस बात की नहीं है कि वह पिछले 2 बार के चुनाव के मुताबिक अपने प्रदर्शन को दोहराए। आम आदमी पार्टी के पास चुनौती है दिल्ली में सत्ता बचाए रखने की। क्या आम आदमी पार्टी अपनी इस चुनौती को पार कर पाएगी, इस पर हम आगे भी बने रहेंगे। बहरहाल आप सभी मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा को रोचक बनाए रखने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर तीनों पार्टियों को समर्पित कुछ यूं है कि देख यूं वक्त की दहलीज से टकरा के न गिर, देख यूं वक्त की दहलीज से टकरा के न गिर, रास्ते बंद नहीं सोचने वालों के लिए। फारिक बुखारी ने जो ये बात कही ना, ये खास तौर पर कांग्रेस और भाजपा के लिए मुफीद है। लगातार हार के बावजूद भी दिमाग लगाते रहिए, कुछ नया सोच लेंगे तो हो सकता है कुछ कमाल कर जाए, जैसे अरविंद केजरीवाल पिछले 3 चुनाव से कमाल कर रहा है। इसी के साथ अब मुझे कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सलाम।